आज हम लोग पाइथन फॉर एआई एमएल और डेटा एनालिसिस की अपनी क्लास में पाइथन का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है पाइथन डिक्शनरीज। तो हम लोगों ने अभी तक जो चैप्टर्स पढ़े हैं उन सब चैप्टर्स में हमने देखा था कि मल्टीपल वैल्यूज स्टोर हो रही थी लिस्ट में, मल्टीपल वैल्यूज स्टोर हो रही थी सेट के अंदर। तो ये लिस्ट वाला चैप्टर था, ये सेट वाला चैप्टर था। इसमें हमने देखा था कि अगर हमको मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी थी तो हमने यहाँ पे एक बैट्समैन, कीपर और बॉलर का सेट बनाया, 3 सेट बनाए और तीनों में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर की और इनके अपने मेथड सीखे। इनके ऊपर जो ऑपरेशन सब लगा सकते हैं वो हमने सीखा। उसी तरह लिस्ट में भी हमने देखा था कि हमने एक लिस्ट बनाई, उस लिस्ट के अंदर हमने देखा कैसे एलिमेंट को एक्सेस किया जाए। हमने रेंज के थ्रू लिस्ट बनाना सीखा, उसमें इफ एल्स लगाना सीखा, फॉर लूप अप्लाई करना सीखा। ये सारी चीजें आपने देखा लिस्ट हेट्रोजीनियस है। तो ये हमने देखा। यहाँ पे क्या हो रहा था कि सिंगल सिंगल वैल्यू स्टोर हो रही थी या एक एक एलिमेंट हम कह सकते स्टोर हो रहा था। आज हम लोग जिस चीज की बात कर रहे हैं वो है पाइथन डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में जो एलिमेंट स्टोर होते हैं वो की वैल्यू पेयर होते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, डिक्शनरी जो है वो कलेक्शन होती है की वैल्यू पेयर का। ये अनऑर्डर्ड है, म्यूटेबल है, यानी जैसे सेट में कोई ऑर्डर नहीं होता है वैसे इसमें भी कोई ऑर्डर नहीं होता है। पर एक छोटी बात यह है कि पाइथन 3.7 जो वर्जन आया, अभी जैसे यहाँ पे अगर हम पाइथन को कनेक्ट करते हैं, ऑब्वियसली अब जो भी स्टार्ट कर रहा है उसको पाइथन का लेटेस्ट वर्जन ही मिल रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पाइथन 3 है, पाइथन 3 का एक कोई वर्जन होगा, जैसे यहाँ 3.1 है, 3.10। तो अलग अलग वर्जन्स होते हैं। तो जो 3.7 वर्जन है उसमें डिक्शनरी का जो, जिस ऑर्डर में हम डिक्शनरी क्रिएट करते हैं उस ऑर्डर में डिक्शनरी का ऑर्डर रहता है। ये सारी बात अभी हम लोग समझेंगे। पर ये तीनों चीज याद रखिए कि अनऑर्डर्ड, म्यूटेबल और इंडेक्स्ड है और अनऑर्डर्ड के ऊपर एक कंडीशन लगी हुई है। तो शुरू करते यहाँ से, आराम से समझ लेंगे। जिस तरीके से सेट एक करली ब्रैकेट के साथ में सेट बनाया जाता है वैसे ही करली ब्रैकेट के साथ में डिक्शनरी भी बनाई जाती है। और डिक्शनरी में देखिए की वैल्यू पेयर होता है। यहाँ पे नेम जॉन, ये एक की वैल्यू पेयर है। एज 25, ये एक और की वैल्यू पेयर है। ग्रेड ए, दिस इज ऑल्सो अ की वैल्यू पेयर। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट के बारे में जानकारी दी गई है कि उसका नाम जॉन है, एज 25 है, ग्रेड ए है। डिक्शनरी को कई बार आप ऐसा भी लिखा पाएंगे, जैसे यहाँ पे एंटर किया गया होगा और इस तरीके से लिखा गया होगा। जैसे डिक्शनरी क्या होती है, आप लोग में सबने डिक्शनरी कभी ना कभी इस्तेमाल की होगी। तो एक डिक्शनरी में क्या होता है, वर्ड और उसका मीनिंग लिखा होता है। जैसे इधर लिखा होगा एप्पल, इधर लिखा होगा फ्रूट, ऐसा करके उसका कुछ मीनिंग लिखा होगा। सो उसी तरीके से यहाँ पे जो डिक्शनरी है उसमें यहाँ पे की लिखी होती है और यहाँ उसकी वैल्यू लिखी होती है और ये दोनों मिलके बनते हैं एक एलिमेंट, फिर ये दो, फिर ये तीन। तो और की और वैल्यू के बीच में एक ऐसा कोलन होता है। ये जो कोलन होता है ये बताता है कि इधर लेफ्ट हैंड साइड पे की है और राइट हैंड साइड पे वैल्यू है। अगर हम स्टूडेंट को प्रिंट करते हैं तो आप देखेंगे कि ये तीनों की और वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। अगर हम पूछते, जो हमने एक
बिल्ट इन मेथड पढ़ा या बिल्ट इन फंक्शन पढ़ा लेंथ, जो बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है। तो यहाँ पे हमें आंसर आएगा 3, क्योंकि यहाँ पे 3 की वैल्यू पेयर हैं। तो जितने नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर्स हैं वो ही इस डिक्शनरी की लेंथ है। फिर पाइथन डिक्शनरी में आपको एक चीज और याद रखनी है कि की जो होती है वो यूनिक होती है, की यहाँ पे रिपीटेबल नहीं होती है, तो डुप्लीकेट की अलाउ नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम जॉन, एज 25, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया एज, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 26, तो मैंने 2 बार एज को डिफाइन कर दिया। तो जो लेटर वैल्यू होगी, जैसे एज 25, एज 26, जो लास्ट में डिफाइन किया होगा वही वाली वैल्यू आएगी, क्योंकि ये दोनों की सेम है। तो ये हमारी होती है एक डिक्शनरी। अभी तक आप लोग के कोई सवाल हैं जो लोग लाइव क्लास कर रहे हैं? आप लोग के एनी क्वेश्चंस, या इतनी बात समझ में आती है आपको? ये लेटर वाला क्यों ले रहा है सर, जब आप इनिशियल दे रहे हो उसको? यही यहाँ पे परिभाषा में बताया गया है कि की यूनिक है, डुप्लीकेट की अलाउ नहीं होती है। अगर आपने किसी एग्जिस्टिंग की के ऊपर लगा दिया तो पुरानी वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी, यानी कि जो वैल्यू नीचे लिखी होगी, यानी टॉप से बॉटम जो सबसे लास्ट में लिखी होगी, वही वैल्यू यहाँ पे आउटपुट में आएगी। ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो इसीलिए आपको अगर मान लीजिए एज को करेक्ट करना है तो यही करेक्ट कीजिए। लाइक ऐसे आप 2 बार उसे डिफाइन नहीं कीजिए, आप सिर्फ यहीं पे ही जो भी आपको करेक्ट लिखना है वो यहाँ पे लिखिए। ये है। सो ये डिक्शनरी की 3 प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने एक और चीज देखी कि कीज आर इम्यूटेबल, मतलब जो की है वो बनने की या तो स्ट्रिंग या नंबर और या टपल। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो की बनी है नेम, एज और ग्रेड, ये तीनों जो कीज हैं ये स्ट्रिंग वैल्यूज हैं। जैसे हम यहाँ पे एक और डिक्शनरी बना सकते हैं, जैसे मान लो हमने कहा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने पहली की रख दी 1 जॉन, 2 रोहन, और हमने रख दिया 3 मोहन, ऐसा कुछ हमने रख दिया। तो यहाँ पे जो हमने डिक्शनरी बनाई उस डिक्शनरी के अंदर 3 कीज हैं, और तीनों कीज जो है वो नंबर्स हैं। तो अब देखना है कि क्या ये एक वैलिड डेटा है। तो देखिए उसने डिक्शनरी प्रिंट कर दी। जैसे हम लोगों ने लिस्ट के केस में देखा था कि हर एलिमेंट की एक पोजीशन होती है। जैसे अगर हम यहाँ पे लिस्ट बनाते थे तो हर एलिमेंट की एक पोजीशन होती है। जैसे यहाँ पे हमने ऐसा देखा था कि अगर यही सेम हम लिख देते जॉन, रोहन और या मोहन, ऐसा हमने लिखा, तो जब हम ml को प्रिंट करते ये एक लिस्ट बनती, स्क्वायर ब्रैकेट है। और अगर हमें रोहन को प्रिंट करना होता तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लिखते ml1, क्योंकि पोजीशन यहाँ पे छिपी हुई होती है, इंडेक्स यहाँ पे छिपा हुआ होता है, और वो 0 1 2 ऐसा होता है, या -1 -2 -3 ऐसा होता है। तो 1 प्रिंट करते तो रोहन आता। पर अगर हम स्टूडेंट डिक्शनरी की बात करें तो यहाँ पे और लिस्ट में अंतर सिर्फ इतना सा है कि लिस्ट में जो इंडेक्स प्री डिफाइंड था, यहाँ पे हम अपने मन मर्जी का इंडेक्स दे सकते हैं।
जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को एज बिगिनर लेवल पे इस चीज में प्रॉब्लम होती है कि इंडेक्स हम 0 से क्यों शुरू कर रहे हैं, 1 से क्यों नहीं कर रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ देखिए ना 1 से शुरू कर दिया। अब अगर हमें रोहन प्रिंट करना है तो हम लिख देंगे स्टूडेंट्स 2, क्योंकि अगर वो डिक्शनरी के अंदर है तो जो उसकी की है उस की को आप बस लिख दीजिए ब्रैकेट में और वो वैल्यू आ जाएगी। तो लिस्ट और इसमें यही डिफरेंस है, लिस्ट और डिक्शनरी में यही डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, ये एक लिस्ट है और लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज सारी ऐसे है 0 1 2, इसमें ये इंडेक्स हिडन है। अगर हमें रोहन चाहिए था तो रोहन के लिए हमने फिर क्या किया, रोहन के लिए हमने लिखा ML1, तो रोहन प्रिंट हो गया। पर यहां पे 1 2 3 डिक्शनरी के केस में आपने देखा कि हमने प्री डिफाइंड लिखा, ये है डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी के केस में क्या हुआ कि आपने वो 0 वाले से शुरू नहीं किया, आपने अपना ही कोई यहाँ पे इंडेक्स दे दिया। तो ये जो रोहन प्रिंट करना था तो हमने आपकी बार यहाँ पे 2 लिखा क्योंकि यहाँ हमने 2 दिया था। तो ये है पाइथन की डिक्शनरी। डिक्शनरी इससे भी आगे, डिक्शनरी में क्या है, अब अगर मैंने ऐसे, मेरा मन ये भी नहीं कर रहा 1 2 3, मैंने कहा कि ऐसा करते हैं कि डिक्शनरी को हम ABC बना देते हैं। यहाँ हमने A लिख दिया, यहाँ B लिख दिया और यहाँ पे C लिख दिया। तो अब क्या हुआ, अब ये जो कीज हैं ये ABC बन गई 1 2 3 की जगह। तो अगर हमने लिख दिया स्टूडेंट्स स्क्वायर ब्रैकेट A तो नहीं आएगा, जबकि हमने लिखा स्क्वायर स्टूडेंट स्क्वायर ब्रैकेट 2 तो आया आंसर, क्योंकि वो एक इंटीजर था। तो ना तो इंटीजर को डिफाइन करते समय डबल कोट्स लगाने की जरूरत है और ना ही इंटीजर को कॉल करते समय जरूरत है। पर यहाँ पे जो डिक्शनरी के वैल्यूज है या सॉरी कीज हैं वो स्ट्रिंग्स है। तो स्ट्रिंग को आपको पता है कि अगर स्ट्रिंग की की उठानी है तो वो ऐसे उड़ जाएगी। इसके पहले हम लोगों ने ये एक डिक्शनरी बनाई थी स्टूडेंट नाम की। तो इस डिक्शनरी में तो और आगे निकल गए, यहाँ पे नेम एज और ग्रेड नाम की है। तो अगर हमें मान लीजिए इस स्टूडेंट का ग्रेड जानना है तो हम क्या लिखेंगे, स्टूडेंट स्क्वायर ब्रैकेट ग्रेड। तो इससे क्या होएगा कि उस स्टूडेंट का ग्रेड पता चल जाएगा। अगर हमने लिख दिया स्टूडेंट स्क्वायर ब्रैकेट एज, तो जो भी उसकी एज में वैल्यू स्टोर्ड होएगी वो आ जाएगी। अगर हम एसक्यूएल की बात करें और माने कि ये एक डेटा है तो हम ऐसे भी लिख रहे हैं कि सेलेक्ट एज या सेलेक्ट ग्रेड फ्रॉम स्टूडेंट। एक तरीके से हम ये लिख रहे हैं एसक्यूएल में जैसे करते हैं, और वो हमें वो वैल्यू निकाल के दे रहा है ग्रेड की। तो ये डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर का यूज है एंड दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली एक्सेस सम वैल्यू। तो हाउ टू एक्सेस अ वैल्यू इन अ डिक्शनरी, एक डिक्शनरी में वैल्यू कैसे एक्सेस करनी है उसका पहला तरीका ये है कि जो की आपने डिफाइन की है उस की के अगेंस्ट जो वैल्यू स्टोर हुई है वो आ जाएगी। अगर हम एक एक्सेल फाइल की बात करें तो एक एक्सेल फाइल में क्या होता है, यहाँ पे आपके मन का जैसे एक एक्सेल में क्या होता है, आप यहाँ नेम लिखते हो, यहाँ एज लिखते हो, यहाँ ग्रेड लिखते हो ऐसे। तो नेम मान लो यहाँ पे जॉन लिखा हुआ है, चलो हम लिख देते हैं, एज मान लो 25 लिखा है, ग्रेड ए लिखा है।
तो इस तरीके से आप एक डेटा एंटर कर देते हो, तो ये आपके हेडर हो जाते हैं और एक ही आपकी वैल्यू हो जाती है। तो एक डिक्शनरी, एक सिंगल वाली डिक्शनरी कुछ इस तरीके की होती है। अभी हम देखेंगे कि अगर हमें एक्चुअली में एक पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पे स्टोर करनी है तो वो कैसे होएगी, वो हम देखेंगे। तो ये जो डिक्शनरी है इसका ये काम है और ये बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। नाउ आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर्स के हिसाब से। डिक्शनरी को इस तरह से करली ब्रैकेट से भी बनाया जा सकता है या करली ब्रेसेस से भी बनाया जा सकता है। डिक्शनरी को हम लोग इस तरीके से जो DICT कंस्ट्रक्टर है उससे भी बना सकते हैं। जैसे सेट को सेट कंस्ट्रक्टर से, लिस्ट को लिस्ट कंस्ट्रक्टर से, टपल है टपल कंस्ट्रक्टर से बन सकता है, ये भी बन सकता है। तो इसका एक तरीका ये भी है कि आप DICT कंस्ट्रक्टर के अंदर आइए, जो आपकी की है इक्वल टू जो वैल्यू है वो लिख दीजिए। अगर हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो की को जनरेट हम ऐसे करेंगे और की में हम लोग देख रहे हैं यहाँ कोई डबल कोट्स वगैरह हम नहीं लगा रहे। तो यूजुअली एक एरे की तरह, जैसे एक एरे होता है, कई लैंग्वेजेस में एरे होता है, तो ये उस तरीके से आ रहा है कि इसमें पहला इंडेक्स है नेम, उसकी वैल्यू है एलिस, दूसरा इंडेक्स है एज, उसकी वैल्यू है 30, तीसरा इंडेक्स है प्रोफेशन, उसकी वैल्यू है इंजीनियर। अब अगर हम पर्सन को प्रिंट करते हैं तो ये उसको उसी तरह करली ब्रेसेस में बदल देगा। अगर हम इसको टाइप लेते हैं कि ये जो पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट है इसका डेटा टाइप क्या है, इसकी क्लास क्या है, तो वो बताएगा इसकी क्लास है डिक्शनरी। तो ये भी एक तरीका है डिक्शनरी बनाने का। अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लगता है कि हम डबल कोट करें, तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो ये भी एक डिक्शनरी का तरीका है। तो इसीलिए डिक्शनरी को कहा गया है कि ये इंडेक्स्ड है। इंडेक्स क्यों है? क्योंकि हर एक एलिमेंट एक इंडेक्स, उसका अपना एक इंडेक्स यानी उसकी अपनी एक की है और उस की के बेसिस पे हम उसकी वैल्यू को उठा सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। तो ये डिक्शनरी है। एक छोटा सा ट्रिविया टाइप ले लो या एक वाइवा का कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, ये मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था। हमने सीखा था कि सेट जो है वो करली ब्रैकेट से बनता है और हम सीख रहे हैं कि डिक्शनरी भी करली ब्रैकेट से ही बनती है। तो मैंने आप लोगों को सिखाया था कि एम्प्टी सेट कैसे बनता है। एम्प्टी सेट बनता है, आपको याद होगा, सेट कंस्ट्रक्टर के थ्रू, सिर्फ ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। एम्प्टी सेट ऐसे बनता है और एम्प्टी डिक्शनरी बनती है इस तरीके से। तो ये इसका काम है। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो एम्प्टी वाली चीजें हम लोग बनाते हैं, जैसे एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी सेट, इनके काम क्या होते हैं कि बाद में हम इन्हें किसी लॉजिक के थ्रू पॉपुलेट करेंगे, यानी बाद में कोई लॉजिक लगा के इन सेट के अंदर या इन डिक्शनरी के अंदर हम कोई वैल्यू फिल करेंगे। तो ये याद रखिएगा। तो करली ब्रैकेट रिजर्व्ड है डिक्शनरी के लिए भी, सेट के लिए भी। और अगर आपने उसमें कोई वैल्यू नहीं लिखी है, खाली छोड़ दिया, तो वो डिक्शनरी बन जाएगा। अब जैसा हमने डिस्कस किया एक्सेसिंग डिक्शनरी वैल्यू, जैसे स्टूडेंट में स्क्वायर ब्रैकेट में नेम लिख दिया तो वो आ जाएगा। अब एक और मेथड भी है और एक मेथड के थ्रू भी इसे एक्सेस किया जा सकता है। जैसे हमने पर्सन लिखा, यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं गेट मेथड का यूज, गेट मेथड यूजेज। तो अगर मैंने लिखा पर्सन डॉट गेट, तो अब ये हमसे पूछेगा कि उसकी की क्या है।
कौन सी की चाहते हो आप? तो मैंने कहा अच्छा चलो उसका प्रोफेशन बता दो, पर्सन डॉट गेट प्रोफेशन। तो जैसे ही एंटर करेंगे तो इंजीनियर नाम से प्रोफेशन आ जाएगा। तो ये हमारा है गेट मेथड का यूज, कि आप इस तरीके से यहाँ पे वैल्यूज को गेट कर सकते हो, चाहे आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर लो और चाहे आप गेट मेथड का, तो दोनों ही इजी हैं। मगर मैं आपको कहूँगा कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसका यूज आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आगे चल के जब हम लोग पाइथन पांडास वगैरह वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहां पे भी यही सेम चीज यूज करेंगे हम लोग। तो आप देख रहे हो कि चाहे लिस्ट हो, चाहे आपका टपल हो, चाहे डिक्शनरी हो, तीनों में ही ये आता है। तो ये ज्यादा इजी है, पर ये एक मेथड है तो हमें याद रखना पड़ेगा ऐसा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज, मॉडिफाइंग अ डिक्शनरी। तो यहाँ पे पहली लाइन में हमने एक डिक्शनरी बनाई और उस डिक्शनरी में हमने दो की बताई, नेम और एज। पहली की वैल्यू रखी जॉन, दूसरी की वैल्यू रखी 25 एज की। अब इससे क्या होएगा, स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी बन जाएगी। अब हमने एक लाइन ऑफ कोड और लिखा, स्टूडेंट ग्रेड इक्वल टू ए। तो इससे क्या होगा, एक नई की ग्रेड नाम की जुड़ जाएगी और उसकी वैल्यू ए हो जाएगी। तो इस लाइन ऑफ कोड से क्या होगा, अ न्यू की grade will be added to this dictionary and a value a will be assigned to that key and that will be stored in your dictionary. जैसे ही हम इसे रन करेंगे, so now your dictionary is going to present name, age and grade, 3 keys, 3 की अब आएंगी, name, age और grade की। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है? अपेंड ले सकते हैं क्या सर? नहीं, लास्ट में ऐड कर रहे हैं तो अपेंड ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ अपेंड एक एलिमेंट ऐड करता है, ये की वैल्यू पे है, और अपेंड जो है वो लिस्ट का मेथड है, ये है डिक्शनरी। हाँ, इसमें यही काम करने के लिए और तरीके हैं, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे, मगर अपेंड यहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि ये अनऑर्डर्ड है। तो जिस चीज का कोई ऑर्डर नहीं है तो उस चीज में अपेंड का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन तुम्हारा लॉजिक अपनी जगह सोचना सही है कि भाई अपेंड क्यों नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे वो लिस्ट का मेथड है, और इसके क्योंकि इसको इनिशियली अनऑर्डर्ड माना गया क्योंकि सेट है ना, एक तरीके का सेट है ये। तो सेट में भी तो आपने देखा कि भाई रिपीटेड वैल्यू अलाउड नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पे अनऑर्डर्ड वे में काम हो रहा है। तो ये हमारा हो गया मॉडिफाइंग अ डिक्शनरी। हाँ, अब एक इंपॉर्टेंट बात, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट ग्रेड ए, तो क्योंकि ये की एग्जिस्ट नहीं करती थी तो ये की ऐड हो गई, जुड़ गई, बिकॉज ये की एग्जिस्ट नहीं करती थी, ठीक है। जब कोई की एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो वो सीधी बात है वो जुड़ गई। पर अगर मान लीजिए अब तो वो की एग्जिस्ट करती है, मैं दोबारा इसमें लिख दूं स्टूडेंट ग्रेड इक्वल टू बी, तो अगर वो की एग्जिस्ट करती है तो उस की वैल्यू अपडेट होएगी, हो जाएगी। तो अगर एक नई की ग्रेड नाम की जुड़ जाएगी, आपने देखा, और अगर ग्रेड नाम की एग्जिस्ट करती थी
तो ये एक तरीके से अपडेट है। थोड़ा एसक्यूएल याद करते हैं, तो एसक्यूएल में कैसे लिखते थे, अपडेट स्टूडेंट सेट ग्रेड इक्वल टू बी, ऐसा कुछ लिखते थे ना एसक्यूएल में। तो आप अपडेट करते थे। तो ये वाला जो कमांड है ना, लगभग लगभग उससे मैच कर रहा है कि हम कर रहे हैं। बस एसक्यूएल में मल्टीपल रोज थी, यहाँ पे फिलहाल सिंगल रो है, तो इसलिए आपको बस वही आंसर मिल रहा है। पर ये अगर हम इसको एक टेबल के टर्म में देखें ना, एसक्यूएल टेबल में, तो ये जो नेम एज ग्रेड, ये जो कीज हैं हमारे सामने दी हुई, तो ये बेसिकली हेडर्स हैं, एक टेबल के हेडर हैं, और ये एलिस ये सब वैल्यूज हैं। एक छोटी सी चीज मैं अपने एंड से ऐड करना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए एक क्लास के, इफ वी वांट टू क्रिएट अ डिक्शनरी with 5 students of a class, and we will add their names, grades and class. तो स्टूडेंट इक्वल टू, अब यहां पे हम कैसे लिखेंगे, पहली की क्या होगी, व्हाट विल बी द फर्स्ट की अकॉर्डिंग टू यू? नेम। नेम। तो हमने लिख दिया नेम्स, क्योंकि कई नाम आएंगे ना, तो नेम्स। अब यूजुअली एक सिंगल वैल्यू ऐड होती है, जैसे मान लो हम यहां पे लिख देते नेम क्लास और ग्रेड, नेम जॉन रोहन एली, ऐसे लिख दिया, हरभजन, ऐसे 4 नाम लिख दिए, गीता 5 नाम लिख दिए। तो इस टाइप से 5 नाम हुए। फिर उनके क्लास क्या है, जैसे इनकी क्लास है फर्स्ट, इनकी क्लास है सेकेंड, इनकी क्लास है थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इनके ग्रेड है ए बी ए, ऐसे कुछ ग्रेड्स हैं। तो ये हो गए स्टूडेंट्स। तो ये एक लिस्ट हो गई, ये एक लिस्ट हो गई, ये एक लिस्ट हो गई, ये उसका हेडर, ये उसका हेडर, ये उसका। तो ठीक ये काम सेम डिक्शनरी में भी किया जा सकता है, ठीक है। तो वो कैसे होएगा, यहां पे आप लिखेंगे नेम, और यहां पे ले लीजिए आप लिस्ट, नहीं, क्योंकि अगर मुझे 5 लोग के नाम लेने हैं, तो अभी आप लोग ने क्या सीखा, 5 लोग अच्छा, के हाँ, नाम। लिस्ट करके फिर 5 के नाम ऐड कर देंगे। एग्जैक्टली, तो उसमें जैसे नाम यहाँ पे ऐड कर दीजिए, जॉन, और जो भी है, ठीक है, जॉन है, रोहन है, एली है, गीता है, और इनके जो भी सीक्वेंस हमने लिखा है, और हरभजन है। तो इस तरह से हमने नाम लिख लिया। फिर लगाएंगे कॉमा, ठीक है, हमने लगाया कॉमा, और कॉमा अब लगाने के ग्रेड्स लेंगे। अब ग्रेड्स ले लेंगे, तो ऐसे लिख दिया ग्रेड्स, और ग्रेड्स कोलन, क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं लिखना है, ठीक है। और फिर एक लिस्ट लगा ली, ठीक। उनके ग्रेड्स लेते जाइए, जैसे ए बी ए बी, और क्योंकि ग्रेड्स स्ट्रिंग वैल्यूज हैं, और उतने ही रहने चाहिए जितने ऊपर है, जैसे ऊपर 5 वैल्यूज हैं, तो नीचे भी 5 हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन अगर आप एक टेबल को एज अ डिक्शनरी इमेजिन कर रहे हैं, जैसे इस टेबल को एज अ डिक्शनरी आप इमेजिन कर रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं। फिर आप क्या लेंगे, क्लास। क्लास। तो जैसे इनकी क्लास, क्लास को मैं एज अ इंटीजर ले लेता हूँ, मान लो 1 2 3
4 5 ऐसे ले लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा डिक्शनरी। तो यह हमारी डिक्शनरी। इस तरीके से हम लोग डिक्शनरी इन पाइथन वर्सेस टेबल इन एक्सेल, हम सिर्फ एक इसको इमेजिन कर रहे हैं कि भाई एक डिक्शनरी इन पाइथन वर्सेस टेबल इन एक्सेल कैसा दिखता है। इट्स नॉट कि इसमें कोई हम अलग से कुछ कर रहे हैं, पर ये जो कंसेप्ट है, क्योंकि देखिए हम लोगों ने एक सीधी सीधी बात पढ़ी कि भैया जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो सीधा सीधा हमारे काम आने वाला है, ठीक है। और उसमें आपने देखा कि हम लोग जो है स्ट्रक्चर्ड डेटा पे काम करने वाले हैं, है ना, स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो आपको नहीं लग रहा है कि अब ये डेटा खुद में एक भाई स्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया। देखिए ये हमारी पाइथन डिक्शनरी है, ये हमारी टेबल है। तो अगर हम एक सिंपल सा यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आप नाउ यू कैन एक्चुअली लिंक देम टुगेदर। तो जैसे आप यहाँ पे लीजिए तो देख ये है हमारा, तो ये नेम है, ये उठ के आ गया, ये हम एक कोई कलर और ले लेते हैं जो मिक्स ना हो। तो नेम है, अच्छा कलर नहीं आ रहा है, ये नेम आया ये, और इसकी सारी वैल्यूज आई ये, क्लास आया ये। सर रोमन नंबर इंटीजर में लेंगे? नहीं, रोमन नंबर तो इसके लिए तो स्ट्रिंग ही है ना, मतलब अगर अच्छा हम ठीक। पाइथन के लिए तो रोमन नंबर जैसे वी आई ये सारे स्ट्रिंग्स ही तो हैं, है ना। तो आप उस तरीके से ले सकते हैं और एक्सेप्ट करेगा वो। अगर हम रोमन नंबर्स को भी की बनाना चाहते हैं तो ये एक्सेप्ट करेगा। ये है क्लास। तो ये हो गया हमारा डिक्शनरी इन पाइथन वर्सेस टेबल इन एक्सेल। कोई वर्सेस वर्सेस नहीं है, ये सिर्फ एक समझने का तरीका है कि हम लोग एक स्ट्रक्चर डेटा पे काम करना चाहते हैं, और स्ट्रक्चर डेटा अगर टेबल के फॉर्म में दिखता है तो सबसे इजीली समझ में आता है। और यहाँ डिक्शनरी उसी चीज को एज अ टेक्स्ट सेव करने में मेरी मदद कर रही। नहीं, आप सोच रही है इस बात को कि एक्सेल तो एक सॉफ्टवेयर है, एक टूल है जिसको कंप्यूटर में पहले इंस्टॉल करना है, फिर वो उसमें वैल्यू सेव होगी और फिर हम किसी को भेजेंगे। पर यहाँ पे कितनी अच्छी चीज हो रही है कि ये एज अ टेक्स्ट ही चला जा रहा है सीधे आपके पास। यस सर। ये हमने जो एक्सेल बनाई, मैं आ रहा हूं तुम्हें बता, ये करीब 12 KB स्पेस खा रही है, ठीक है। और हमने उसी चीज को एक ऐसे लिख दिया। सेम भाई, जानकारी तो सेम ही है ना, कुछ कम ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा। यहाँ पे चलो एक ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को भी मिटा देते हैं, ठीक है। कलर वलर लगा वो भी हटा देंगे, लेकिन ये सो पॉइंट क्या है, देखो जानकारी सेम है। ये खा रहा है कुछ बाइट्स में स्पेस, ठीक है, 140 बाइट्स, वो खा रहा है 12 KB, सो कई गुना स्पेस। तो रीजन क्या है, क्यों हम लोग इतनी बकवास कर रहे हैं कि अगर हमें इस जानकारी को, इस टैबुलर डेटा को किसी को पहुंचाना है, तो ये वाली फाइल अगर हम भेजेंगे तो ये मेरे 12 KB की बैंडविड्थ खाएगी। और ये वाली फाइल अगर हम भेजेंगे तो ये केवल 145 बाइट्स खाएगी। तो एक एफिशिएंट वे में ये, और फिर इसी चीज को रीड करके वापस से हम अपने पाइथन प्रोग्राम में टेबल बना लेंगे। मैं दिखाता हूं। तो जैसे ये डेटा है, हमने इसको रन किया, हम लोग आगे क्या सीखने वाले हैं, हर बार हमें ये भी देखना है कि हम आगे क्या सीखने वाले हैं। जैसे मैंने ये रन किया, एक नया कोड बनाया, हमने यहाँ एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की, इंपोर्ट पांडास। तो जब हमें पाइथन में
ऐसी चीज की मदद लेनी होती है जो कोर पाइथन में नहीं है। अभी तक जो भी हमने पढ़ा है वो सब कोर पाइथन में है, पर मान लो हमें कोई ऐसी चीज पढ़नी है जो कोर पाइथन में नहीं है और हमें उस पर्टिकुलर चीज का यूज करना है, तो हम इंपोर्ट यूज करते हैं। यानी कि हम कह रहे हैं कि उस चीज को अब मेरे प्रोग्राम में ले आओ, इंपोर्ट पांडास। और पांडास जो है एक डेटा मैनिपुलेशन, डेटा प्रोसेसिंग की लाइब्रेरी है। हम लोग इसको कम से कम इसके 22 चैप्टर्स हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा क्लीनिंग, डेटा मंचिंग, डेटा रीशेपिंग, इन सब में काम आएगी। तो डेटा एनालिसिस के लिए जिस तरीके से एसक्यूएल है, जिस तरीके से एसक्यूएल के सेलेक्ट कमांड्स हैं, वैसा ही कुछ पांडास भी कर सकता है। और हमने यहाँ पे लिख दिया पांडास डॉट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम मतलब डेटा का फ्रेम बनाओ और उसमें लिख दो स्टूडेंट्स। देखो जो हमने ऊपर किया वही चीज यहां पे टेबल बन के आ गई, और ये आपके सामने आ गया कि पाइथन में हम डिक्शनरी से एक टेबल बना सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं, वो भी बताएंगे। तो बस अब आपके पास टेबल है, यहाँ पे शुरू हो जाओ। ये देखो ये आ गया एक्सेल। अब यहाँ पे इसकी सॉर्टिंग करनी है तो सॉर्टिंग हो गई, सॉर्टिंग हो गई, ठीक है। अगर ग्राफ बनाने यहीं पे दबा, ग्राफ बन जाएंगे। ऑल्दो अभी इन ग्राफ्स के कोई मीनिंग नहीं है, वो तो अब हम लोग बाद में समझे, तो उसने सारे ग्राफ बना दिए। तो आपका वो टैबुलर डेटा गूगल कोलैब विजुलाइज करके भी दिखा दे रहा है हमें, ठीक है। कैसे इनको समझेंगे वो सब हम आगे सीखेंगे। जैसे ये जो हमने सीखा ओपन इमेज करते हैं, तो यहाँ पे इसने दिखाया हमें ए ग्रेड 3 लोग के आए हैं और बी ग्रेड केवल 2 बच्चों के आए हैं। तो थोड़ी थोड़ी एनालिसिस मिलने लगी हमें। तो ये जो है ना कैसे हुआ, इसको लिया, इसको तुरंत बदला, एक लाइन में टेबल बना, वहां से ग्राफ बना दिया। ये पॉसिबल होगा केवल कोलैब में। तो ये कोलैब का ही फीचर है। मगर स्टिल नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हम लोग एक्चुअली में क्या क्या कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। और यही ये जो तरीका है कि कीज और वैल्यू में पूरी लिस्ट, तो इसको हम कहेंगे कि अ डिक्शनरी विद की एंड लिस्ट एज वैल्यूज। और इसका उल्टा भी पॉसिबल है। उल्टा मतलब जैसे मैंने यहाँ पे मैंने कहा ये मेरा डेटा है और डेटा में मैंने एक लिस्ट बनाई और लिस्ट में मैंने ऐसा कर दिया, उसने देखो हमें सजेशन भी दे दिया, तो मैंने लिस्ट में ऐसा कर दिया और ये मेरा हो गया डेटा। तो अब अगर हम इस डेटा को प्रिंट करते हैं तो इस डेटा में है 3 लिस्ट। अब मुझे चाहिए एलिस का नाम, तो मैं कैसे लिखूंगा, डेटा एलिस का नाम मुझे किस पोजीशन पे मिलेगा ये बताओ, 0 पे? 1 नहीं नहीं 0 0 है? सॉरी। अभी तो सही बोल रही थी। अरे 1 क्यों? 1 पे 0 मिलेगा। तो वो। क्यों, ये 0 है, 0 में जॉन है, ये 1 है। यहाँ पे एक एक एलिमेंट, अच्छा एक हाँ एक सही बोल रही डिक्शनरी है, एक वर्टिकल एक में चलता एक है, एक वर्टिकल। वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, यहाँ पे एक एक एलिमेंट जो है वो एक एक डिक्शनरी है लिस्ट की। तो दिस इज लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, दिस इज डिक्शनरी विद लिस्ट एज वैल्यूज। तो जब हमने डेटा में हमने 1 लिया और 1 को प्रिंट किया तो आया नेम एलिस। अब एक डिक्शनरी मिल गई। अब इसका नाम कैसे दिखाएं, एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए और यहाँ पे नेम लिख दीजिए, आ जाएगी एलिस का नाम। एक और उनका एज भी जानना है तो ऐसे आ जाएगा उनका एज।
ऐसा। तो इस टाइप से। अब आप बताओ बॉब का नाम, बॉब का एज कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे बॉब का एज लिखने के लिए? डेटा 3 और ब्रैकेट में फिर 8। सोचो। डेटा 2। डेटा 2। अरे 2। हाँ, तो डेटा 2 और यहाँ पे ब्रैकेट एज, तो आ गया 35 साल जो उसकी एज। तो इस तरीके से भी तो डेटा भाई एक स्ट्रक्चर्ड ही डेटा तो है, और स्ट्रक्चर्ड डेटा के नाते आप इसको इसमें कुछ भी देख लीजिए। तो ये चीज जो है यहाँ पे बेनिफिट है। अब मैं आप लोगों को अपना एक एपीआई दिखाता हूँ, ठीक है। सो ये मैंने एक एपीआई बनाया है। इस एपीआई में एक कंपनी के ऑर्डर्स हैं, यहाँ पे ऑर्डर आईडी है, यहाँ ऑर्डर डेट है, शिपिंग डेट है, एंड सो ऑन। और मैं इसी से मिलता जुलता टैबुलर डेटा भी दिखाता हूँ आपको। तो देखिए ये टैबुलर डेटा है ना, यहाँ पे आप देखिए ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिपिंग डेट, शिपिंग मोड, कस्टमर की आईडी, कस्टमर का नाम, एंड सो ऑन। तो ये पूरा कुछ 10,000 रोज का डेटा है, जिसमें कितनी सेल हुई, कितनी क्वांटिटी हुई पर रो हमें दिखाई देता है, ठीक है। इसकी जगह मान लो हम कोई अच्छा फॉन्ट ले लेते हैं तो दिखाई देगा। अब ये तो और नहीं दिख रहा, वो बाद में बदलेंगे, ये मैं डेटा भेजूंगा आप लोगों को। सो ये जो है ये एक सुपर स्टोर के ऑर्डर्स का डेटा है, और हर एक ऑर्डर में सिंगल या मल्टीपल आइटम्स बिक रहे हैं। जैसे इस ऑर्डर में 3 आइटम्स बिके हैं, तो ये वो 3 आइटम्स हैं, आप देख सकते हो। और वो 3 आइटम में टोटल सेल कितनी हुई वो सब। अब इसी का ही हम लोगों ने यहाँ पे सेम इसी का ही हम लोगों ने एक डिक्शनरी वर्जन बना दिया। अभी मैंने आप लोगों को सिखाया ना कि डेटा में आप देखिए पैरेलल में खोलते हैं, बुरा मान गया, खुल नहीं रहा पैरेलल ये। तो अब देखिए ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिपिंग डेट, शिपिंग मोड, कस्टमर आईडी, तो इस तरीके से है। तो ये है एक एक्सेल फाइल जो कि 4-5 MB की है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं हमारे लिए तो ये एक लिस्ट है ना, देखो आप ध्यान से देखो, स्क्वायर ब्रैकेट और फिर डिक्शनरी। तो ये सेम ऐसा नहीं दिख रहा है, सोचो इस बात को। यहां लिस्ट है, यहां डिक्शनरीज है, ये ऐसा नहीं लग रहा है। देखो यहां लिस्ट है, यहां डिक्शनरी है, एक डिक्शनरी फिर दूसरी डिक्शनरी, और उस दूसरी डिक्शनरी में भी वही कीज है, फिर एक तीसरी डिक्शनरी उसमें भी वही कीज हैं पर वैल्यू अलग अलग है। वैल्यू अलग अलग है क्योंकि वो वैल्यूज अलग अलग ऑर्डर्स के अलग अलग वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेरा फिर आप लोग से सवाल है, ये समझ में आ रहा है कि ये क्या है? ये उसी एक्सेल का एक पाइथन डिक्शनरी जैसा फॉर्म नहीं है? बताओ, आर यू एबल टू कनेक्ट कि नहीं इस चीज को? यस सर। है ना? तो अब ये जो URL है मैं आप सब लोगों को भेज सकता हूं, या आप लोग ओपन कीजिएगा और आप लोग को भी मैं भेजूंगा अभी। तो ये URL जैसे आप विजिट करेंगे आप सबको ये डेटा मिलेगा, ठीक है। तो मैंने डेटा सेंड कर दिया ना, बताओ अब आपको क्या करना है। अब जैसे कुछ अभी हम देखेंगे कि ये चलेगा कि नहीं, पर जैसे हमने किया था ना इंपोर्ट पांडास, ठीक है। तो हमने कहा पांडास भाई ये रीड कर लो जरा, जेसन है, देखते हैं क्या करता है। पांडास बुरा मान जाता है क्या? बिल्कुल बुरा नहीं माना, देखो पूरा डेटा ले आया। मैंने तो वो URL सीधे लिख दिया ना यहाँ पे, तो उसने उसमें टेबल बना दिया।
तो ये एक आसान तरीका नहीं है डेटा को किसी को प्रोवाइड करने का, बजाय इसके कि मैं इस फाइल को बार बार डाउनलोड करूं और आप लोगों को बार बार प्रोवाइड करूं। और सोचो कि अगर ये मेरी कंपनी है और मैंने आप लोग को एज अ डेटा एनालिस्ट हायर किया है और मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप लोग मुझे डैशबोर्ड बना के दो या डेटा एनालिसिस करके दो, ठीक है? आप मुझे बताओ कि हर स्टेट से कितने कितने ऑर्डर आए। तो मैं एक सिंपल सा केस बताऊं, मैंने कहा डीएफ बराबर दे। डोंट वरी कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये मैं सारा सिखाऊंगा आप लोग को। तो मैं बस आप लोग को एक हिंट दे रहा हूँ कि हम आने वाले चैप्टर्स में क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये मैंने देखा कि ये मेरा डीएफ है, मतलब डीएफ माने डेटा फ्रेम है, और मैंने यहाँ पे लिखा है डीएफ डॉट, और मैंने कहा कि स्टेट डॉट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स, फिर मैंने कहा डॉट प्लॉट, फिर मैंने कहा काइंड इज इक्वल टू बार एच। ऐसा कुछ मैंने कोशिश की, तो उसने एक हमें दिखा दिया कि कैलिफोर्निया से कितने ऑर्डर आए, टेक्सास से कितने ऑर्डर आए, सबसे कम आए केंटकी से, सबसे ज़्यादा आए कैलिफोर्निया से, ठीक है? तो ये है। तो बेसिकली क्या है कि एक डेटा मैंने आप लोग को दे दिया और मैं आप लोगों से 50 सवाल पूछूंगा कि भाई किस स्टेट से सबसे ज़्यादा ऑर्डर आए, किस सिटी से। तो बस क्या लिखना है यहाँ पे, सिटी लिख देना है, ठीक है? और ये सारे कमांड्स मैं सिखाऊंगा एक एक करके आप लोग को। तो मैंने कहा सिटी का बार में चलो बता दो। तो यहाँ पे आपने बताया सैन फ्रांसिस्को सिटी से सबसे ज़्यादा ऑर्डर आए, सबसे कम आए एलए से। तो ये आपने बता दिया। फिर मैं पूछूंगा कौन सी कैटेगरी से सबसे ज़्यादा ऑर्डर आए, तो कुछ आप ऐसे लिखोगे डीएफ डॉट कैटेगरी डॉट वैल्यू काउंट, और अब की बार आप कह दोगे मुझे पाई चार्ट बना, चलो इसका पाई चार्ट बना देते हैं। तो पाई चार्ट में फर्नीचर से सबसे ज़्यादा आए। फिर मैं वापस आ जाता हूँ, आप लोग थोड़ा सा आप लोग सोचोगे क्या क्या किए जा रहे हैं। सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट मैंने क्या किया। हम आते हैं अपने डिक्शनरी पे। मैंने आप लोग को सिखाया कि एक लिस्ट के अंदर हम बहुत सारी डिक्शनरी बना सकते हैं और उन बहुत सारी डिक्शनरी को हम आराम से किसी को भेज सकते हैं एज अ टेक्स्ट वैल्यू। मान लो मैंने ये एज अ टेक्स्ट वैल्यू भेज दिया। अब आपने, और मैंने ये वैल्यू एज अ टेक्स्ट वैल्यू, एज अ जेसन वैल्यू आपको एक यूआरएल के माध्यम से भेज दी। आप उस कंपनी के डेटा एनालिस्ट है, आपने उस डेटा को सीधे रीड किया पाइथन के माध्यम से, और रीड करने के बाद आपने मुझे 3-4 सवालों के जवाब दे दिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये एक डायनेमिक चीज है, यानी मेरी कंपनी में ऑर्डर अगर आते जाएंगे, जैसे मैं इसको रिलोड करूंगा तो और ऑर्डर आएंगे तो ये उसमें रिलोड हो जाएगा। तो एक डायनेमिक चीज है, और आप मुझे यहाँ पे दोगे तो मैं इसको भी रिलोड कर लूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि अभी आज का कितना सेल हुआ, 10 दिन पहले कितना सेल हुआ था, बहुत कुछ हम बता सकते, बहुत कुछ। तो ये ओवरऑल डेटा एनालिसिस की फाउंडेशन है। और ये जो डिक्शनरी है, ये एक तरीके से जो जेसन डेटा होता है उसमें हेल्प करती है। और ये जो आप देख रहे हो ये एक्चुअली एक जेसन डेटा है, पर हमारे लिए पाइथन वालों के लिए तो ये ऐसा नहीं हो रहा है कि एक लिस्ट के अंदर आपने डिक्शनरी बना दी है। बताओ अक्षरा, लग रहा है कि नहीं? यही तो हो रहा है ना पाइथन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक लिस्ट के अंदर आपने डिक्शनरी बना दी है, जो यहाँ पे हो रहा है। तो इसमें दो फॉर्म चलते हैं। अगर एक टेबल बनाना है तो या तो एक डिक्शनरी के अंदर खूब सारी की बना दो और उनकी वैल्यूज बना दो, और या एक लिस्ट के अंदर खूब सारी डिक्शनरीज बना दो
और उन सब में सेम कीज रख दो। मैं पर्सनली इसे प्रिफर करता हूं, पर डायनेमिक डेटा जो आता है जिसमें रीलोड करने पे अपडेट हो जाए, वो इस फॉर्मेट में आता है ज्यादातर, क्योंकि यहाँ पे अपेंड होता जाएगा ना, जो अभी शहादत बोल रहा था। मान लो इस कंपनी को एक नया ऑर्डर मिला, शहादत नया ऑर्डर होगा तो वो अपेंड हो जाएगा ना। सो और अपेंड कहाँ पढ़ा हमने? लिस्ट में। तो एक नई डिक्शनरी अपेंड हो जाएगी। तो ये डिक्शनरी का पहला चैप्टर है। आई नो कि अभी डिक्शनरी में बहुत कुछ बाकी है, हम लोग कल पढ़ेंगे, ये सारे उसके मेथड्स हैं, पर उन सब से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए ये है कि हम समझें कि हम डेटा एनालिसिस में डिक्शनरी क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये डेटा को जब हम आगे जेसन पढ़ेंगे तो हमें जेसन को पढ़ने के लिए हमारी नॉलेज को और ज्यादा बढ़ा देगा, और जेसन हमें और अच्छे से समझ में आने लगेगा। और दुनिया भर में जब डेटा ट्रांसमिट की बात आती है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह या किसी और कंपनी का डेटा हमें एनालाइज करना है, उसे ट्रांसमिट करना है, तो उन जगहों पे जेसन के एपीआईज काम आते हैं। और ये एक छोटा सा जेसन एपीआई है कि एक यूआरएल में हम ऑर्डर्स लिख रहे हैं। अब यहीं पे हम पीपल लिख दें तो सारे पीपल का आ गया, पीपल बोलना ना, वो पर्सन आ गया। पीपल लिख दें तो सारे पीपल आ गए। और अगर हम लिख दें रिटर्न्स, कितने ऑर्डर रिटर्न हुए वो आ गया। तो उसी यूआरएल में बस हम एंड पॉइंट या पैरामीटर को बदल रहे हैं, तो डेटा भी बदल जा रहा है, और उस तरीके से हम डायनेमिकली उस डेटा को एनालाइज कर रहे हैं। तो ये हमारा आने वाला एक प्रोजेक्ट होगा। उस प्रोजेक्ट को हम लोग पाइथन पांडास के थ्रू करेंगे। इस प्रोजेक्ट को करने के लिए हम लोग कम से कम ऐसे 20 सवाल कवर करेंगे कि सबसे ज्यादा ऑर्डर किस शहर से आए, हर स्टेट से टोटल कितना कितना ऑर्डर आया। 4 रीजन हैं तो चारों रीजन में से एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या थी, हमारे पास टोटल कितने कस्टमर्स हैं, हर कस्टमर ने कितने कितने नंबर ऑफ ऑर्डर किए, कितने कितने वैल्यू ऑफ ऑर्डर की, और हर कस्टमर से हमें कितना कितना प्रॉफिट मिला। ये सारी चीज हम लोग सीखने वाले। कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिका, कौन से कैटेगरी का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकता है। So these type of questions we will answer, and that is data analysis। कि भाई हम अपने बिजनेस को समझ रहे हैं, हमारा बिजनेस कैसा काम कर रहा है, उसमें क्या हो रहा है, ये सारा कुछ हम लोग उसमें सीखेंगे। So everything that you see here will be covered in our upcoming chapters, but आज आप लोग इतना रिवाइज करना है, ये पार्ट अभी आप छोड़ दीजिएगा, ये हमारे आगे के काम में है। बट आपको ये सिर्फ हिंट दिया है कि जो भी हम सीख रहे हैं, ये लिस्ट हमने सीखी, हमने डिक्शनरी सीखी, पर क्यों सीखी, तो आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि यार उसका जाके कहीं ना कहीं यूसेज यहाँ पे है। डेटा ट्रांसमिशन, डेटा ऑपरेशंस, डेटा के ऊपर लॉजिक लगाना, मैनिपुलेशन लगाना, इन सब में काम आएगा। तो अब हम लोग अगला चैप्टर जो कल करेंगे उसमें हम लोग डिक्शनरी के मेथड्स को पढ़ेंगे। तब तक आप लोग ये सारा रिवाइज कीजिए, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो कल शेयर कीजिए। थैंक्स।